हेलो दोस्तों, मैं हूं मी। दोस्तों, इस वीडियो की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो खत्म किया था, जिसमें हमने देखा था कि लिंकन की मौत का दिन आ चुका है और अब उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए चेयर पर बैठाने वाले हैं। आगे लिंकन को डेथ चेयर पर बैठाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ निक, माइकल और वेरोनिका को दूसरे रूम में रखा गया जहाँ से वो लोग लिंकन को इलेक्ट्रिक्यूट होते हुए देख सकते थे। लेकिन तभी लिंकन को माइकल के रूम में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर लिंकन चौंक गया क्योंकि वो उनके पिता थे। लेकिन तभी इलेक्ट्रिक्यूट करने का समय हो गया। तब वार्डन हेनरी गार्ड को सर्किट का लीवर खींचने कहता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ रखे टेलीफोन की लाइट ब्लिंक करने लगी। वही माइकल और वेरोनिका जिस रूम की विंडो से लिंकन की मौत का तमाशा देख रहे थे, उस विंडो को काले पर्दे से बंद कर दिया गया। ये देखकर माइकल और वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब अगले सीन में हम माइकल और वेरोनिका को विजिटिंग रूम में देखते हैं। तभी वार्डन और गार्ड मिलकर लिंकन को विजिटिंग रूम में लेकर आए। तब माइकल अपने भाई को जिंदा देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद माइकल वार्डन हेनरी से लिंकन की मौत के बारे में पूछने लगा। तब वार्डन ने बताया कि जज के कहने पर लिंकन का इलेक्ट्रिक्यूशन रोक दिया गया है, लेकिन वार्डन को उसकी वजह नहीं पता थी कि जज ने ऐसा क्यों किया। माइकल वार्डन से जानने की कोशिश करता है कि लिंकन के इलेक्ट्रिक्यूशन को कितने दिन के लिए डिले किया गया है, लेकिन वार्डन को इस बारे में भी कुछ नहीं पता था। तब वेरोनिका कारण जानने के लिए अपने वकील के पास गई। वेरोनिका के जाने के बाद लिंकन माइकल को बताता है कि जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जा रहा था, तब वहाँ उसने उनके पिता को देखा। लेकिन माइकल को लिंकन की बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि उन्होंने 30 साल पहले अपने पिता को खो दिया था, तो वो अब वापस कैसे आ सकते हैं। अगले सीन में हम वेरोनिका को जज के ऑफिस में देखते हैं। तब जज उसे एक एनवलप देता है और बताता है कि किसी ने उसके ऑफिस में ये एनवलप छोड़ा है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन के भाई सीडमैन की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। जज बताता है कि सीडमैन की पहले सबमिट की गई ऑटोप्सी रिपोर्ट और इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए पूरी जांच के लिए लिंकन की मौत को कुछ समय के लिए डिले किया गया। लेकिन वहाँ पर सीडमैन का वकील भी था। वो जज को बताता है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर केस को गुमराह करने और लिंकन को छुड़ाने के लिए नकली रिपोर्ट बनाई हो। अब दोनों पक्ष को सुनने के बाद जज कहता है कि वो लोग सीडमैन की बॉडी को कब्र से निकालकर फिर से उसकी ऑटोप्सी करेंगे और ये सब 2 हफ्तों के अंदर हो जाएगा। मतलब लिंकन की मौत को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब ये जानने के बाद वेरोनिका जेल में माइकल को कॉल करके ये बात बता देती है कि लिंकन की मौत को 2 हफ्तों के लिए डिले किया गया है, ताकि माइकल अपने एस्केप प्लान पर फिर से काम शुरू कर दे। अब माइकल अपने सेल में जाने के बाद सुकरे को बताता है कि वो लोग फिर से अपने प्लान पर काम करने वाले हैं। ये सुनकर सुकरे काफी खुश हो गया, लेकिन माइकल ने इस बार भागने के लिए अपने पुराने प्लान को स्किप कर दिया था, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गार्ड रूम में जाने के बाद उन्हें पता चला था कि जिस सीवर लाइन के जरिए वो लोग अस्पताल में पहुंचने वाले हैं, वहाँ अब नया और मजबूत पाइप लगा दिया गया था। इसीलिए माइकल को अब अपने नए प्लान के मुताबिक अस्पताल में पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। उधर लिंकन वार्डन से मिलकर पूछता है कि जब उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए चेयर पर बैठाया गया था, तब उसे कौन कौन देख रहा था। तब वार्डन बताता है कि उस समय वहाँ माइकल और वेरोनिका के साथ 3 नए रिपोर्टर भी थे, जिनमें से 2 फीमेल और 1 मेल रिपोर्टर था। तब लिंकन मेल रिपोर्टर का नाम पूछता है। वार्डन बताता है कि उस रिपोर्टर का नाम विलियम पराल था। तब लिंकन को यकीन हो गया कि वो उसके पिता नहीं थे। अगले दिन माइकल अपनी टीम को जेल के ग्राउंड में लेकर गया, जहाँ एक गडर बना हुआ था। तब माइकल सबको अपने नए प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग अब गार्ड रूम के जरिए नहीं भागेंगे, बल्कि वो सब उसके सेल वाले रास्ते का इस्तेमाल करके उस गडर से बाहर निकलेंगे, जहाँ वो लोग इस समय खड़े हैं। और वहाँ से निकलने के बाद वो सब असाइलम के अंदर से होते हुए अस्पताल पहुँचेंगे, जहाँ से भागना उनके लिए आसान होगा। लेकिन टीम के सभी लोगों को ये प्लान पसंद नहीं आता। सीनोट माइकल को टावर पर खड़े गार्ड्स दिखाता है और बताता है कि जेल के ग्राउंड का इस्तेमाल करना मतलब मौत को दावत देना होगा, इसीलिए उन्हें अंदर के रास्ते का इस्तेमाल करके भागना चाहिए। लेकिन माइकल अपने नए प्लान के साथ ही काम करना चाहता है, इसीलिए वो अपने सेलमेट सुकरे को बताता है कि वो असाइलम के रास्ते को चेक करने के लिए जाने वाला है। लेकिन माइकल को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो असाइलम तक पहुंचेगा कैसे। तभी सुकरे का ध्यान लॉन्ड्री बॉय पर गया, जो उसका अच्छा दोस्त भी था। तब सुकरे के समझ में आ गया कि वो माइकल को असाइलम तक भेजने में उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन सुकरे लॉन्ड्री बॉय के पास गया और उससे गार्ड की एक ड्रेस उधार मांगी। ये सुनकर लॉन्ड्री बॉय ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि उसके पास सभी गार्ड्स के ड्रेस धुलने के लिए आते हैं और अगर किसी भी गार्ड का ड्रेस गायब हुआ तो गार्ड्स को उस पर शक होगा। लेकिन सुकरे अपने दोस्त को किसी भी तरह मना लेता है और उससे एक रात के लिए गार्ड की ड्रेस ले लेता है। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले निक और वेरोनिका के सामने सीडमैन की कब्र से उसका ताबूत बाहर निकालते हैं और उसकी बॉडी को टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया जाता है। उधर जेल में लिंकन अपने पिता को लेकर परेशान था, इसीलिए वो ये बात डॉक्टर सारा को बताता है। तब सारा बताती है कि मौत के समय अक्सर हमें वो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब सारा को लग रहा था कि ये सब लिंकन का एक वहम है। आगे हम पूरी टीम को जेल में पीआई का काम करते हुए देखते हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भागते समय गार्ड रूम में जाने के बाद सबको पता चला कि अस्पताल में जाने का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ नया और मजबूत पाइप लगा दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग उस पाइप को तोड़ नहीं पाते और उन्हें मजबूरन अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। इसीलिए वो लोग सेंट लुइस बिल्डिंग में वापस आए थे और प्लान कैंसिल होने की वजह से सीनोट गुस्से में इधर उधर तोड़फोड़ कर रहा था। तब वहाँ की एक दीवार में दरार आ गई थी और वहाँ का मलबा बाहर आने लगा था।
इसीलिए अब सी नोट उस दरार को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक उनका काम देखने के लिए बेलिक वहाँ पहुँच गया। इसीलिए सी नोट उस दरार को छुपाने के लिए उस पर पैर रखकर खड़ा हो गया। तभी बेलिक का ध्यान सी नोट पर जाता है, इसीलिए वो सी नोट को वहाँ से हटने कहता है, लेकिन सी नोट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब बेलिक सी नोट को हटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी चार्ली सी नोट को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है और खुद उस जगह पर खड़ा हो जाता है। इसके बाद चार्ली सी नोट पर गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगा कि उसे बेलिक की बात माननी चाहिए। ये देखकर बेलिक चार्ली से खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बेलिक के जाने के बाद चार्ली जब वहाँ से हटता है तब उस दीवार से काफी सारा मलबा बाहर आ गया था, जिसे वो लोग अपने खोदे हुए गड्ढे में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंकर में लिंकन अपने पिता के बारे में सोच रहा था और उन पलों को याद कर रहा था जो उसने अपने पिता के साथ बिताए थे। तब वो एक बेसबॉल मैच के बारे में याद करता है जिसे वो अपने पिता के साथ देखने गया था, और तभी अचानक उसे याद आया कि उसके पिता को एक बेसबॉल प्लेयर काफी पसंद था जिसका नाम विलियम प्राल था। मतलब वो सच में उसके पिता ही थे जो वहाँ रिपोर्टर बनकर आए थे, जिसके लिए उन्होंने 30 साल पुराने बेसबॉल प्लेयर का नाम इस्तेमाल किया था। उधर माइकल अपनी बॉडी पर बने मैप में असाइलम का रास्ता देखता है और फिर उस रास्ते को ढूंढने निकल गया। कुछ देर सीवर लाइन में चलने के बाद माइकल उसी गटर से बाहर आता है जो जेल के ग्राउंड में बना था, लेकिन उसने गार्ड की ड्रेस पहनी हुई थी, इसीलिए टावर पर खड़े गार्ड्स उसे पहचान नहीं पाते। बस इसी बात का फायदा उठाकर माइकल असाइलम तक पहुंच गया और वहाँ के गार्ड को अपनी बातों में उलझाकर असाइलम के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद माइकल उस टनल का रास्ता ढूंढने में लग गया जो सीधा हॉस्पिटल में निकलती है, लेकिन तभी वहाँ असाइलम का गार्ड उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है, लेकिन माइकल उसे फिर से अपनी बातों में घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक टेस्ट के बाद डॉक्टर वेरोनिका और निक को बताता है कि कब्र के अंदर की बॉडी सीडमैन की ही है। अब दोनों सोच में पड़ गए क्योंकि डैनी ने मरने से पहले वेरोनिका को बताया था कि सीडमैन जिंदा है, तो फिर कब्र के अंदर की बॉडी सीडमैन की कैसे हो सकती है। उधर माइकल ने असाइलम में जाकर रास्ता खोज लिया था, इसीलिए वो असाइलम से बाहर आकर वापस उसी गटर में घुस गया जहाँ से वो आया था, क्योंकि अब उसे वापस अपनी सेल में जाना था। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वहाँ एक और गार्ड आ गया जहाँ बस उसकी ही ड्यूटी लगती है, इसीलिए माइकल गार्ड को देखकर एक गैस पाइप के पास छुप गया, लेकिन वो पाइप काफी गर्म था जिस वजह से माइकल की पीठ बुरी तरह से जल गई। जैसे तैसे माइकल अपने सेल में पहुंचता है और सुकरे की मदद से अपनी शर्ट उतारता है, लेकिन अब पीठ के साथ उस गार्ड की शर्ट भी जल चुकी थी जिसे सुकरे ने अपने लॉन्ड्री वाले दोस्त से एक दिन के लिए उधार ली थी। फिर माइकल दर्द की वजह से बेहोश हो गया। अगले दिन माइकल की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुली, तब डॉक्टर सारा उसके सामने बैठी थी। कुछ देर बाद सारा माइकल से उसकी पीठ के बारे में पूछने लगी, लेकिन माइकल उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए सारा गुस्से में वहाँ से चली गई। आगे एक नर्स सारा को गार्ड के ड्रेस का एक टुकड़ा दिखाती है जो माइकल के पीठ पर चिपका हुआ था, और उन्हें पता चल गया कि वो जेल के किसी गार्ड की ड्रेस का टुकड़ा है। उधर सुकरे अपने दोस्त को गार्ड की ड्रेस वापस करता है, तब उसका दोस्त जला हुआ ड्रेस देखकर काफी घबरा गया और कुछ ही देर बाद वो गार्ड भी अपनी ड्रेस लेने लॉन्ड्री बॉय के पास पहुंच गया। तब लॉन्ड्री बॉय गार्ड को बताता है कि वो ड्रेस पर प्रेस रखकर भूल गया था, जिस वजह से उसकी ड्रेस जल गई। तब वो गार्ड लॉन्ड्री बॉय पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। उधर पॉल और समांथा जज के ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, तब उन्हें फुटेज में एक आदमी दिखाई दिया जो जज के केबिन के दरवाजे के नीचे से वही एनवलप डाल रहा था जिसमें सीडमैन की ऑटोप्सी रिपोर्ट थी। समांथा फुटेज को पॉज करके उसे जूम करती है और वो उस आदमी को पहचान जाती है जो कोई और नहीं बल्कि लिंकन के पिता थे। और यहाँ हमें एक और राज पता चलता है कि लिंकन के पिता पहले एमआई के लिए काम करते थे, मतलब वो भी एक सीक्रेट एजेंट थे। उधर माइकल सेल में जाने के बाद अपनी पीठ देखता है, तब उसे पता चला कि घाव की वजह से उसके पीठ पर बना मैप भी मिट गया। कहानी में आगे हम माइकल को वार्डन हेनरी के ऑफिस में देखते हैं। वो अब भी ताजमहल के रिप्लिका को बनाने में वार्डन की मदद कर रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर सारा आती है और वार्डन को बताती है कि उसे माइकल को अस्पताल ले जाकर उसके घाव का इलाज करना है। तब माइकल वहाँ से अस्पताल के लिए चला गया, लेकिन माइकल के वहाँ से जाते ही सारा वार्डन को माइकल के घाव से मिला गार्ड के ड्रेस का टुकड़ा दिखाती है और बताती है कि माइकल को किसी कैदी ने नहीं बल्कि किसी गार्ड ने टॉर्चर किया है, जो कि सारा की एक गलतफहमी थी। आगे माइकल अपने सेल में असाइलम के रास्ते को याद करके एक पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आता। तभी बेलिक सेल में आकर पीआई वर्क के लिए सभी लोगों को काम पर जाने कहता है। अब टीम के सभी लोग काम पर जाने के लिए लाइन बनाते हैं। तभी टी बैग की नजर एक आदमी पर गई जो एक बूढ़ा था और साथ में एक मीठा भी था जिसे लड़कियों की तरह रहना पसंद था। तब सुकरे टी बैग से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन टी बैग को उस बूढ़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे सभी लोग सेंट लुइस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। तभी वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि अगले दिन एक प्रोफेशनल टीम आकर उस रूम में कारपेट बिछाने वाली है, इसीलिए उन्हें अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। गार्ड के जाने के बाद माइकल उस गड्ढे को भरने कहता है क्योंकि अगले दिन वो लोग पकड़े जाएंगे। उधर बेलिक डेविड को बुलाकर उससे माइकल के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब डेविड बताता है कि माइकल उससे दोस्ती नहीं करना चाहता और वो पीआई टीम के अलावा किसी से बात नहीं करता। वही हम दूसरी तरफ माइकल
माइकल और उसकी टीम को देखते हैं जो उस गड्ढे को बंद करने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ बेलिक डेविड को लेकर आया और बताया कि अब से डेविड भी उनके साथ काम करेगा। बेलिक ऐसा इसीलिए करता है ताकि डेविड माइकल पर नजर रख सके और उसकी हर एक एक्टिविटी के बारे में बेलिक को बता सके। लेकिन सभी लोग डेविड से छुटकारा पाने के लिए उसे परेशान करने लगे। उधर हम पॉल और समांता को देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चला कि माइकल और लिंकन के पिता पहले एमआई में काम करते थे, लेकिन उन्होंने किसी बात को लेकर एजेंसी के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसीलिए एजेंसी ने उनसे बदला लेने के लिए लिंकन को फंसाने का प्लान बनाया था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वही दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम गड्ढे को बंद करने में लगे थे। तभी वहाँ एक गार्ड माइकल को वार्डन के ऑफिस में जाने कहता है। आगे माइकल जब वार्डन के ऑफिस में गया तब वार्डन उस गार्ड के बारे में पूछता है जिसने उसे टॉर्चर किया और उसकी पीठ जलाई। लेकिन माइकल को पता था कि वो घाव किसी गार्ड की वजह से नहीं मिला, इसीलिए वो वार्डन को कुछ भी नहीं बता पाता। तब वार्डन माइकल से गुस्सा होकर उसे भी बंकर में बंद करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद माइकल को लिंकन के पास वाले बंकर में डाल दिया गया। तब लिंकन अपने भाई से बंकर में आने की वजह पूछता है। तब माइकल बताता है कि वार्डन उससे घाव के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं बता सकता, इसीलिए उसे भी बंकर में डाल दिया गया। तब लिंकन माइकल को समझाता है और उसे खुद पर भरोसा रखने कहता है, क्योंकि अगर माइकल ने खुद को नहीं संभाला तो वो पागल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ वेरोनिका, निक और एलजे उस जगह पर जाते हैं जहां एलजे ने क्वीन को कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था। वो लोग उस कुएं पर ढकी लकड़ियों को हटाते हैं। तब उन्हें क्वीन की सड़ी हुई लाश दिखी, लेकिन उसके हाथ में अब भी उसका मोबाइल फोन था जिसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तब एलजे एक रस्सी की मदद से कुएं में उतरता है और क्वीन का मोबाइल ले लेता है। तभी एलजे को कुएं की दीवार पर पॉल का असली नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, जो क्वीन ने मरने से पहले लिखा था। लेकिन एलजे इस बारे में वेरोनिका और निक को नहीं बताता। बाहर आने के बाद जब वो दोनों बात करने में बिजी थे तब एलजे को उस घर की एक कबर्ड में एक गन मिली, जिसे वो बिना किसी को पता चले चुरा लेता है। उधर जेल में हम देखते हैं माइकल के बंकर में जाने की वजह से सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सुकरे को अपनी सेल से बाहर निकलकर सेंट लुइस बिल्डिंग में जाना होगा और उस गड्ढे को बंद करना होगा, वरना प्रोफेशनल टीम आकर अपना काम शुरू कर देगी और उन लोगों का एस्केप प्लान सबके सामने आ जाएगा। उधर माइकल बंकर में अब भी मैप को याद करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी टी शर्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उससे मैप ड्रॉ करने लगा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तब माइकल गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारने लगा, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। माइकल की ऐसी हालत लिंकन से देखी नहीं जाती, क्योंकि माइकल पहले ही अपने भाई को जेल से भगाने के लिए काफी मेहनत कर चुका है, लेकिन हर बार उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती। उधर सुकरे अपने सेल में काफी टेंशन में था, क्योंकि अब माइकल की जगह उसे सेल से बाहर निकलकर उस गड्ढे को सुबह होने से पहले भरना होगा। इसीलिए वो कुछ देर सोचने के बाद एक प्लान बनाता है और टी बैग के पास जाकर उसे बूढ़े गे आदमी का अंडरवेयर लाने कहता है, क्योंकि उसने लड़कियों वाली पैंटी पहनी हुई थी। इसीलिए टी बैग ना चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके साथ मजे करता है और उसकी पैंटी लाकर सुकरे को देता है। जिसके बाद सुकरे अपने सेल से बाहर निकलकर सीवर लाइन के जरिए सेंट लुइस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। गड्ढे को भरने के बाद सुकरे वहाँ की जमीन को पहले की तरह करने के लिए प्लास्टर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसका एक पैर वहाँ रखी बकेट पर पड़ गया, जिसकी वजह से जोर की आवाज हुई। आवाज सुनते ही गार्ड वहाँ पहुँच गया, लेकिन तब तक सुकरे छुप गया था, इसीलिए गार्ड चेक करके वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद सुकरे भी वहाँ से निकलकर सीवर लाइन तक पहुँचता है, लेकिन इस बार टावर पर खड़े गार्ड्स ने उसे देख लिया, जिसके बाद बाकी के गार्ड्स आकर सुकरे को पकड़ लेते हैं। फिर सुकरे को बेलिक के सामने पेश किया गया। तब सुकरे बेलिक को बताता है कि वो अपने सेल में गया ही नहीं था और रात होने पर वो उस रूम में गया था जहाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ यामाकाटा करता था, क्योंकि उसे वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड की पेंटी लेनी थी। इसीलिए एक गार्ड सुकरे की तलाशी लेता है। तब उस गार्ड को सुकरे के पास से एक पेंटी मिली और ये आपको पता ही होगा कि सुकरे के पास वो पेंटी कहाँ से आई। तब बेलिक उसकी बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन सुकरे ने जो किया था वो गलत था, इसीलिए उसे भी माइकल के बाजू वाले बंकर में डाल दिया गया। तब लिंकन और सुकरे आपस में बात करते हैं। लिंकन सुकरे को बताता है कि काफी समय से माइकल के बंकर से कोई आवाज नहीं आ रही, इसीलिए लिंकन उसे माइकल को आवाज लगाने कहता है, लेकिन माइकल दोनों में से किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब लिंकन गार्ड को बुलाकर माइकल के बारे में बताता है और उसे माइकल के बंकर को चेक करने कहता है। तब गार्ड माइकल के बंकर में टॉर्च मारकर चेक करता है और पूरी तरह से चौंक जाता है, जिसके बाद वो गार्ड सीधा डॉक्टर सारा को बुलाता है और फिर माइकल के बंकर का दरवाजा खोलता है। तब हम माइकल को एक अजीब सी कंडीशन में देखते हैं। उसका एक हाथ काफी जख्मी भी था। सारा जब बंकर में गई तब उसने देखा कि माइकल ने अपने खून से दीवार पर कुछ बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद सारा माइकल को चेक करती है और उसे पता चल गया कि माइकल का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वही दूसरी तरफ कारपेट बिछाने वाले लोग जेल में पहुंच गए थे। तब डेविड, जो बेलिक के लिए सबकी जासूसी कर रहा था, वो टीम के सभी लोगों के चेहरे देखकर समझ गया कि वो लोग उस बिल्डिंग के रूम में कुछ छुपा रहे हैं और ये बात डेविड बेलिक को जाकर बता देता है। इसीलिए बेलिक सेंट लुइस बिल्डिंग के रूम में जाकर उस रूम को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। मतलब सुकरे ने रात में आकर अपना काम कंप्लीट कर दिया था।
उधर जेल के बाहर हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो किसी काम से अपने घर से बाहर जाते हैं। तब एलजे इंटरनेट पर पॉल का पुराना नाम डालकर सर्च करता है और थोड़ी देर में ही एलजे को पॉल के घर का एड्रेस और फोन नंबर मिल गया। तब एलजे पॉल के घर पर कॉल लगाता है और ऑटो प्ले में उसकी आवाज सुनकर एलजे को पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वही पॉल है। आगे एलजे पॉल का एड्रेस ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन पॉल उस समय अपने घर में नहीं था। तब एलजे उसके घर के दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर चला गया, लेकिन पॉल की पड़ोसन ने एलजे को घर में घुसते हुए देख लिया था। अंदर जाने के बाद एलजे छानबीन करने लगा, लेकिन तभी कुछ देर में पॉल भी वहां पहुंच गया। तब एलजे पॉल पर गन तान देता है, लेकिन पॉल एलजे को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लग रहा था कि एलजे उसे शूट नहीं करेगा। लेकिन तभी एलजे शूट करता है और गोली सीधा पॉल के कान पर जा लगी। लेकिन तभी पॉल के घर पर पुलिस पहुंच गई क्योंकि एलजे के घर में घुसते ही पॉल की पड़ोसन ने पुलिस को कॉल कर दिया था। इसीलिए एलजे ना चाहते हुए भी खुद को सरेंडर कर देता है।